and welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल पोपली and इस वीडियो में आप देखने वाले हैं प्रोजेक्ट वर्क फॉर क्लास 12th. ओके, सो मैं आपको बता दूं कि मैंने प्रोजेक्ट से रिलेटेड 2 वीडियोस बनाई हैं. एक ये वाली जो अभी बना रही हूँ और एक और वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया है कि सीक्वेंस वाइज कौन कौन से पेजेस लगेंगे आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, जैसे कि एक्नॉलेजमेंट, कवर पेज, सर्टिफिकेट, इंट्रोडक्शन. ये सारी चीज़ें मैंने दूसरे वाले वीडियो में कवर की हैं. और अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं इस समय पे कि मैम फिर आप इसमें क्या कवर करने वाले हो, तो इसमें मैं बेसिकली कवर करने वाली हूँ कि 12th क्लास में CBSE ने आपको कौन कौन से टॉपिक्स दिए हैं जिनके ऊपर आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं. मतलब हर वो टॉपिक जिस पे आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं उसमें आपको क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, कौन कौन सी चीज़ें आप लिखेंगे, क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, कितना कंटेंट आप लिख सकते हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ दूंगी. वो जो दूसरी वीडियो है जिसमें मैंने पेजेस कवर किए हैं उसमें एक पोर्शन था मेन कंटेंट का, जिसमें मैंने आपको कुछ नहीं बताया था. मैंने आपको बस ये बोला था इस मेन कंटेंट के लिए आप दूसरी वीडियो देखिए. तो यही है वो दूसरी वीडियो जिसमें मेन कंटेंट के बारे में बात होगी. जो प्रोजेक्ट का सार है, प्रोजेक्ट का मेन पोर्शन है, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है वो इस वाली वीडियो पे डिपेंड करेगी. ठीक है, समझ गए? तो मतलब इसमें क्या करने वाली हूँ मैं, टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ 12th क्लास के प्रोजेक्ट के लिए. और किसने बताए हैं ये? CBSE ने खुद बताए हैं. मुझे कॉल करके नहीं बताया था, उन्होंने बताया ऑनलाइन थ्रू और मैंने वहाँ से कंटेंट लेके यहाँ पे लिख लिया और अब आपको समझा रही हूँ. ओके, प्रोजेक्ट रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं आपको कमेंट्स में ही रिप्लाई कर दूंगी आप. ठीक है, सो 12th क्लास के प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो CBSE ने आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हैं. इन 4 ऑप्शंस पे आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं. अब आपको लगेगा बस 4 ही ऑप्शन है, फिर तो हमारे प्रोजेक्ट मतलब ऑलमोस्ट सबके साथ सेम ही होंगे, ऐसे कैसे करेंगे? तो ऐसा नहीं है. ये 4 टॉपिक्स हैं, इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं. तो आपकी किसी और के प्रोजेक्ट के साथ सिमिलैरिटी होना का पॉसिबिलिटी बहुत कम ही है. ठीक है, तो आप अगर देख पा रहे हैं यहाँ पे मेंशन सिर्फ 4 ही हैं, लेकिन इनके अंदर और बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप उनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो. मैं एक बार रीड कर रही हूँ आपके लिए. फर्स्ट ऑप्शन जो आपका है वो है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. मतलब ये बिजनेस एनवायरनमेंट वाला जो अपन ने चैप्टर पढ़ा था ना, उससे रिलेटेड कुछ होने वाला है यहाँ पे. फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. अब हमने सेकेंड चैप्टर पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने टेलर भाई साहब और फेयल भाई साहब के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कशन किया था. तो ये वाले प्रोजेक्ट में उसी के बारे में बात होगी. अगर मैं बोलूं तो ये बच्चों का सेकेंड मोस्ट फेवरेट, थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आप देख पाए, सेकेंड मोस्ट फेवरेट टॉपिक होता है प्रोजेक्ट बनाने के लिए. सेकेंड मोस्ट फेवरेट आई एम सेइंग. Now you will be asking ma'am what's the first most famous या favorite topic? तो वो है हमारा मार्केटिंग. मैंने जितने भी बच्चों को देखा है, जितने भी स्टूडेंट्स को देखा है प्रोजेक्ट बनाते हुए, फर्स्ट नंबर पे वो प्रेफर करते हैं मार्केटिंग टॉपिक पे अपना प्रोजेक्ट बनाना, क्योंकि उसके अंदर इतने सारे ऑप्शन है, 100-150 ऑप्शन है जिस पे आप प्रोजेक्ट बना सकते हो. और सेकेंड मोस्ट फेवरेट उनका ये है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. थर्ड है उनका स्टॉक एक्सचेंज वाला और फोर्थ वो चुनते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट वाली चीज़. तो अगर आपको चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल यूनिक हो तो आप सेलेक्ट कर लो ये वाला, क्योंकि इस पे बहुत ही कम बच्चे बनाते हैं. लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट सबसे मिलता जुलता हो तो मार्केटिंग चूज़ कर लो. इसमें भी पॉसिबिलिटी कम ही होगी क्योंकि मार्केटिंग में एज आई टोल्ड यू पीपल बहुत सारे ऑप्शंस हैं. तो हो सकता है आप साड़ी चुनो तो वो बैग चुन ले, आप लिपस्टिक चुनो तो वो लिपस्टिक के साथ और क्या होता है, काजल चुन ले. ठीक है, ओके, सो कुछ भी हो सकता है. तो 4 प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गए, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, स्टॉक मार्केट के बारे में 2, इसके बारे में हमने कम ही पढ़ा है. कहाँ पढ़ा था अपन ने? इसमें फाइनेंशियल वाला आपका जो चैप्टर था जिसमें फाइनेंसेस के बारे में बात हुई थी, वहाँ हमने हल्का फुल्का पढ़ा था. लेकिन यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में और बहुत ज़्यादा डिटेल में बात होगी. ठीक है, तो अगर आपका इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट ज़्यादातर बॉयज़ का होता है, तो आप ये वाला प्रोजेक्ट चुनना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको.
मार्केटिंग, ये ज़्यादातर लड़कियों का फेवरेट होता है और ज़्यादातर लड़कियां आई हैव सीन साड़ी का ही प्रोजेक्ट बनाती हैं। मतलब मैंने यूट्यूब खोला एंड आई वाज सर्चिंग फॉर द प्रोजेक्ट्स कि देखो भैया क्या क्या क्रिएटिविटी की है लोग बाग ने। इतनी सारी लड़कियां साड़ी पे प्रोजेक्ट बनाई जा रही, साड़ी साड़ी जो देखो मैं साड़ी, और उसमें वो कुछ नहीं था, सिर्फ उनको अपनी कला दिखानी थी कि साड़ी बनाई है तो फ्लावर से साड़ी बना दी है, साड़ी बनानी थी किसी ने दालों से साड़ी बना दी, मतलब इतने इतने प्रोजेक्ट थे साड़ी के ऊपर। तो मार्केटिंग बहुत मतलब लड़कियां यूजुअली चुनती हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट का लाइन होता है। बट अगेन आप टॉपिक सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट पे बेस्ड चुनना। अगर आपका इंटरेस्ट स्टॉक एक्सचेंज में है तो स्टॉक एक्सचेंज वाला चुनना, अगर आपका इंटरेस्ट बिजनेस एनवायरनमेंट को और अच्छे से जानने में है तो वो चुनना। और हाँ, एक और चीज़ हो सकती है कि आपके स्कूल टीचर आपको पहले से ही असाइन कर दे कि बेटा तुम्हें इस टॉपिक पे बना के आना है अपना प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे फिर आपके पास चुनने की वो नहीं होगी, जो वो बोलेंगे आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि चुनने की परमिशन है आपके पास, तो फिर आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं जो भी आप बनाना चाहें इन चारों में से। अब मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, अब मैं आपको 1 बाय 1 हर एक प्रोजेक्ट के डिटेलिंग के बारे में बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंसर्ट होंगी। सो शुरुआत करेंगे हम हमारे फर्स्ट प्रोजेक्ट टॉपिक से। अब ये देखने को तो एक ही टॉपिक लग रहा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में ये सारे टॉपिक्स आपके पास अवेलेबल हैं। आप किसी पे भी वीडियो बोल रही हूँ, आप तो वो बनाएंगे ना, प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट बना सकते हैं। एंड जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ना, इनके भी सब पार्ट्स हैं, कोई भी सेलेक्ट करो। तो मतलब वो जो पॉसिबिलिटी आपको लग रही थी ना कि 4 प्रोजेक्ट है तो सबके सेम होंगे, वो तो आप भूल जाओ, नहीं होने वाले सबके सेम। मेरे को ऐसा लग रहा है यही सेंटेंस को मैंने इतनी बार कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया ना अपनी वीडियो में, बट ठीक है, कोई बात नहीं, समझ जाओ, फीलिंग समझ जाओ कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम कौन से वाला यूनिक ऑप्शन चुनते हो। सबसे पहले मैं एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में तुम्हें बताऊं तो फर्स्ट ऑप्शन जो तुम्हारे पास है वो है चेंजेस विटनेस्ड ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स ऑन द मोड ऑफ पैकेजिंग एंड इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट। मतलब ओवर द इयर्स जो हमारे पैकेजिंग में चेंजेस आए हैं, हम जैसे पहले पैकेजिंग करते थे आज की डेट में नहीं करते, शायद कल और मतलब डिफरेंस ले आएंगे उसमें। तो हर दिन पैकेजिंग में चेंजेस हो रहे हैं, तो ओवर द इयर्स वो पैकेजिंग में जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में आपको बात करनी है, और क्यों वो चेंजेस हुए हैं, उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या होंगे, वो भी आपको कंबाइन करके एक ही प्रोजेक्ट में कवर करना है। अब जब मैंने बोला कि इसके भी सब पार्ट्स हैं, बोले तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप मतलब कंसिडर कर सकते हो। कोई मिल्क का पैकेजिंग है, कोई फ्रूट एंड वेजिटेबल का है, कोई किसी और चीज़ का है, कोई किसी और चीज़ का है, तो वो आप पे डिपेंड करेगा आपको कौन से वाला लेना है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ये है। सेकेंड है द ट्रेंड इन द चेंजिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड देयर इफेक्ट ऑन सेविंग्स। जो हर दिन इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं और उसकी वजह से सेविंग्स पे क्या फ़र्क पड़ रहा है वो आप चुन सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम चीज़ें चेंजेस के बारे में ही है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट बोले तो हमारी सराउंडिंग्स में जो भी चेंजेस होते रहते हैं उसी के रिगार्डिंग चीज़ें होंगी। तो हमारे आसपास चीज़ें कैसे बदलती हैं उसके बारे में हर एक प्रोजेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे पैकेजिंग के बारे में था, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स के बारे में है। देन है अ स्टडी ऑन चाइल्ड लेबर लॉज, इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ओवर द ईयर्स चाइल्ड लेबर जो एक्ट्स हैं जो चाइल्ड की प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं और आज की डेट में क्या है पर्टिकुलर लॉ, उसके बारे में आपको पूरा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। उसके कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब लॉ लाए हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कितने बढ़िया तरीके से हो रहा है या बिल्कुल नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी अच्छे से। देन है रीजंस बिहाइंड चेंजेस इन द फॉलोइंग। वो फॉलोइंग्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगी अभी। मतलब कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से कुछ चेंजेस आए हैं, बट वी विल डिस्कस दिस पॉइंट अच्छे से अभी बाद में, ठीक है।
ये है द स्टेट ऑफ एंटी प्लास्टिक कैंपेन, द लॉ, इट्स इफेक्ट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन। जो बहुत सारे लोग जो एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं और वो बोलते हैं प्लास्टिक का यूज़ बंद करना चाहिए, उन्होंने एंटी प्लास्टिक कैंपेन्स चलाए हुए हैं। तो उन कैंपेन्स के चलते हुए क्या फ़र्क पड़ा है और क्या फ़र्क फ्यूचर में पड़ सकता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह की है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता लगानी पड़ेंगी। देन है द चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। डिफरेंट प्रोडक्ट्स के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या क्या चेंजेस आए हैं ओवर द ईयर्स, वो आपको बताना पड़ेगा इस वाले प्रोजेक्ट में। Then है changing role of the women in the past 25 years relating to joint families, nuclear families, women as a bread earner of the family, changes in the requirement trend of the mixers, washing machines, microwave and standard of living। ये बोल रहे हैं ओवर द ईयर्स जो विमेंस हैं उनके रोल में क्या क्या चेंजेस आए हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड यू नो लाइक प्रोजेक्ट, और इस पे आपको कंटेंट भी भर भर के मिल जाएगा, क्योंकि आप इसमें हिस्ट्री का कंटेंट डाल सकते हैं कि भैया देखिए हिस्ट्री के टाइम पे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे लोगों ने इतनी मेहनत करी थी और ये इफेक्ट आए थे, और आज की डेट में विमेंस क्या कर रही है, एंटरप्रेन्योरशिप खोल के बैठी हुई हैं। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ बॉयज़ को बीट कर रही हैं, मेंस को बीट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है। कैसे वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में सर्वाइव करते हैं, कैसे वो जॉइंट फैमिलीज़ में सर्वाइव करती है, कैसे वो ब्रेड अर्नर बन गई है, मतलब पहले वो हाउस होल्ड की जिम्मेदारियां संभालती थी, आज की डेट में ब्रेड अर्नर्स भी हैं, मतलब बहुत सारे फैमिलीज ऐसे हैं जहाँ पे विमेंस कमा के आ रही हैं, वो पूरा घर चला रही हैं। तो वो उनके रोल में क्या चेंजेस आए हैं पास्ट 25 ईयर्स में, उसके बारे में आपको डिस्कशन करना है, ठीक है। यहाँ पे आई गेस आप हिस्ट्री के बारे में नहीं बात कर पाओगे, क्योंकि इंडिपेंडेंस मिले हुए हमें 70-72 साल हो गए हैं, तो आई डोंट थिंक सो वो चीज़ वैलिड होगी। तो 25 ईयर्स की बात करेंगे, ठीक है। सो ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शंस जो आप एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में बना सकते हैं। अगेन बता रही हूँ, पहला है पैकेजिंग में क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं, इंटरेस्ट रेट्स में क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं, जो चाइल्ड लेबर लॉज हैं उसके बारे में पूरा प्रोजेक्ट रहेगा, एंटी प्लास्टिक कैंपेन से कितना फ़र्क पड़ा है, कुछ चेंजेस आए हैं कुछ चीज़ों में, उसके रीजंस क्या हैं वो आपको फाइंड करने हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पैटर्न में क्या फ़र्क आया है, और विमेन के रोल में कितना फ़र्क आया है। ये ऑप्शंस हैं आपके पास जिन पे आप अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 एक एक को पिक करेंगे, उसके अंदर जो सब ऑप्शंस हमें प्रोवाइडेड हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो विल बी स्टार्टिंग विद दिस फर्स्ट वन जो पैकेजिंग के बारे में है। ये बोलता है The changes witnessed over the last few years on mode of packaging and its economic impact में आपके पास options हैं ये सब। आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की पैकेजिंग में जो डिफरेंसेस आए हैं, जैसे पहले वो वुडन क्रेट्स में आती थी, आजकल वो कार्डबोर्ड में आती हैं, तो ये चेंजेस क्यों आए हैं, रीजंस आपको फाइंड करने हैं। ये चेंजेस कब से आने शुरू हुए थे, क्या सडन चेंजेस हैं, और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पे, वो सारी चीज़ें आपको इस वाले प्रोजेक्ट में कवर करनी है। तो दैट्स वन ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है मिल्क के बारे में, कि दूध पहले ग्लास बॉटल्स में आता था, फिर प्लास्टिक की थैलियों में आने लग गया, फिर वो आने लग गया टेट्रा पैक्स में, आजकल तो वेंडिंग मशीन से आता है कि बटन दबाया और दूध निकलना शुरू हो जाता है। तो ये सारे जो दूध की पैकेजिंग में ओवर द ईयर्स डिफरेंसेस आए हैं, उस पर आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है। फिर है प्लास्टिक फर्नीचर, वुडन फर्नीचर की जगह, मतलब पहले लोग वुडन फर्नीचर प्रेफर करते थे, आजकल प्लास्टिक फर्नीचर प्रेफर करते हैं, तो वो जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में। कार्डबोर्ड का ओरिजिन और उसके स्टेजेस और उसके चेंजेस और ग्रोथ, कार्डबोर्ड हमने कैसे स्टार्ट करना शुरू किया था, आज की डेट में कैसे करते हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुई हैं वो सब। ब्राउन पेपर बैग्स, पैकिंग टू रिसाइकिल पेपर बैग्स टू प्लास्टिक बैग्स एंड क्लॉथ बैग्स, ये सारी चीज़ें, मतलब जो पेपर बैग्स हैं वो पहले ब्राउन पेपर बैग्स होते थे, फिर प्लास्टिक, फिर ये, फिर वो अलग अलग आते गए हैं, आज कपड़े के होते हैं। तो इनमें कैसे ओवर द ईयर्स चेंजेस आए हैं वो भी आप कवर कर सकते हैं। रीयूज ऑफ पैकेजिंग बॉटल्स, जार्स, टिन्स, पहले जैसे बॉटल्स इस्तेमाल होती थी, टिन्स मतलब पहले कुछ और इस्तेमाल होता था, पॉलिथीन वॉलिथीन में बांध आते थे, फिर बॉटल्स आ गई, जार्स आ गए, टिन्स आ गए, सबके अंदर पैकेजिंग जिस तरह से वो हुई है उनके बारे में पता लगाना है। पिरामिड पैकेजिंग फॉर मिल्क के बारे में और दो एस्पेक्ट ऐसे हैं जो आप बाकी सबके साथ कवर करेंगे, वो ये है
कि कॉस्ट कौन बॉर्न करता है, ये जो पैकेजिंग की एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गई है। पहले जैसे पॉलिथीन के उसमें होते थे वो सस्ते पड़ते थे, आजकल कपड़े में आते तो वो महंगे पड़ते हैं। दुकानदार 5 रुपये आपसे कपड़े के पॉलिथीन के मांगता है एक्स्ट्रा। देखा हो अगर आपने कभी भी किसी मॉल में कुछ खरीदने जाते हैं, वो 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपसे मांगते हैं, चाहे वो पेपर का कपड़ा वो दे या कपड़े का बैग दे आपको। तो वो सारी चीज़ें आपको मतलब वो कॉस्ट कौन बेयर करता है, कस्टमर करता है, वो करता है मैन्युफैक्चर, तो कस्टमर ही करता है, लेट मी टेल यू। और पैकेजिंग यूज एज मीन्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, पैकेजिंग को किस तरह से हम एडवर्टीजमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एस्पेक्ट। तो ये सारे एस्पेक्ट आप कवर कर सकते हैं अपने एक ही प्रोजेक्ट में, ठीक है। चलिए फिर, तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड ऑप्शन। मैंने आपको बताया था रीजंस बिहाइंड चेंज इन द फॉलोइंग थिंग्स। मैंने बोला था कि इसका फॉलोइंग थिंग्स कौन सी हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये आ गई हैं वो फॉलोइंग थिंग्स। ये बोलते हैं कि किस तरह से 70s में कोका कोला और फैंटा का बोलबाला चलता था। 70s में कोका कोला और फैंटा बहुत फेमस थी, लोग यही पीते थे। फिर उसके बाद 80s में थम्स अप और कैंपा कोला आ गया। फिर उसके बाद 90s में पेप्सी और कोक आ गया। तो किस तरह से पैटर्न चेंज हुआ है, लोगों का कंजम्पशन हैबिट चेंज हुआ है, लोगों का टेस्ट चेंज हुआ है, वो रीजंस आपको फाइंड करने हैं और आपको बताना है द रीजंस बिहाइंड चेंजेस इन द फॉलोइंग। तो इस वाले प्रोजेक्ट में आप ये बताएंगे। द टीचर में गाइड द स्टूडेंट्स टू द टाइम्स व्हेन इंडिया सोल्ड कोका कोला एंड फैंटा विच वर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय द फॉरेन कंपनीज। ओके, ये आपके लिए नहीं है। द स्टूडेंट में बी आस्क्ड टू इंक्वायर अबाउट रीजंस ऑफ स्टॉपिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द अबव मेंशन्ड ड्रिंक्स इन इंडिया। देन क्यों इंडिया में इन दोनों की मतलब कोका कोला और फैंटा की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई थी, दैट टाइम क्यों इनकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई थी, उसका रीजंस आपको फाइंड करना है। इसके लिए आप थोड़ा सा गूगल करेंगे कि क्या पूरा केस था, कोई केस हुआ था ऐसा जिसकी वजह से बंद करनी पड़ी थी, क्या रीजंस रहे थे, वो आपको पूरा एनालाइज करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। द इंट्रोडक्शन ऑफ थम्स अप एंड कैंपा कोला रेंज, किस तरह से थम्स अप एग्जिस्टेंस में आए, किस तरह से लोगों ने थम्स अप को प्रेफरेंस देनी शुरू कर दी फैंटा के ओवर। री एंट्री ऑफ कोक एंड इंट्रोडक्शन ऑफ पेप्सी इन द इंडियन मार्केट, किस तरह से कोक वापस आई एक बार जाने के बाद और पेप्सी का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज, कौन कौन से फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे इन चेंजेस के लिए। अदर लिंकेजेस विद द अबव, आप अदर लिंकेजेस में ये डाल सकते हो कि किस तरह से पहले डिफरेंट बॉटल्स इस्तेमाल होती थी, कांच की बॉटल्स इस्तेमाल होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्लास्टिक बॉटल्स आई, आजकल और फैंसी बॉटल्स आती जा रही है। शेप किस तरह से लाइक बॉटल्स की चेंज हो रही है, शेप चेंज होने की वजह से क्या इम्पैक्ट डल रहे हैं, क्वांटिटी ज़्यादा जा रही है कम जा रही है, वो सारी चीज़ें यू कैन ट्राई। और प्राइजेस, ये सारी चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। लीडिंग ब्रांड्स एंड द कंपनी हैविंग द हाईएस्ट मार्केट शेयर, इन सारे कोल्ड ड्रिंक्स में से कौन सा लीडिंग ब्रांड है और किसकी कोल्ड ड्रिंक सबसे ज़्यादा बिकती है, वो आपको मेंशन करना है इसमें। डिफरेंट लोकल ब्रांड्स वेंचरिंग इनटू द इंडियन मार्केट, कौन से लोकल ब्रांड्स हैं जो इंडियन मार्केट में उग रहे हैं। द रेटिंग ऑफ द अबव ब्रांड्स इन द मार्केट, किस तरह से इंडियन मार्केट में इन सारे प्रोडक्ट्स की रेटिंग है वो आपको एनालाइज करनी पड़ेगी, गूगल करनी पड़ेगी एक्चुअली। द सर्वाइवल एंड द रीजंस ऑफ फेलियर इन कॉम्पिटिशन विद द इंटरनेशनल ब्रांड्स, किस तरह से लाइक डिफरेंट चीज़ें सर्वाइव करें और किस तरह से डिफरेंट चीज़ें दूसरों के मुकाबले पिछड़ती जा रही हैं, वो सारे रीजंस फाइंड करते जाने हैं। और अदर ऑब्जर्वेशंस मेड बाय स्टूडेंट, इसके अलावा अगर आप कोई और ऑब्जर्वेशन लगे तो वो भी आप मेड कर सकते हैं। सो हुआ क्या, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में फर्स्ट तो हमने बनाया किस पे, पैकेजिंग पे। तो फर्स्ट टॉपिक तो वो था। पैकेजिंग में भी यू हैव ऑप्शन कि आप कौन से वाला सेलेक्ट करना चाहते हो, क्रेट्स वाला, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाला, या फिर मिल्क वाला, कौन से वाला चूज़ करोगे। और इसके अलावा कुछ और लगता है तो वो भी टीचर से पूछ के एक बार आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ सेकेंड नंबर पर आपको ये चुनना है कि भैया मतलब इसमें आपको बेसिकली बताना है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं ओवर द टाइम किस तरह से लोगों की हैबिट चेंज हुई है और डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक ब्रांड्स को इंडिया में एंट्री और एग्जिट मिली है, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक्स यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक है चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन इन द पास्ट 25 ईयर्स। मैंने ऑलमोस्ट आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि ओवर 25 ईयर्स वुमेन का किस तरह से रोल चेंज हुआ है, किस तरह से वो फैमिली जो पूरे उन पर डिपेंडेंट रहती थी इस वे में कि भैया घर का सारा काम वो करके देंगे, उस तरह से अब किस तरह से फैमिली उनके ऊपर डिपेंडेंट होती है कि घर के लिए पूरे पैसे वो कमा के लाएंगी, ब्रेड अर्नर किस तरह से बनी है वो आपको पूरा इसके अंदर बताना है, ठीक है। और किस तरह से उनकी रिक्वायरमेंट ट्रेंड्स में भी चेंजेस आए हैं। जैसे पहले वो मिट्टी वो होती थी जिसमें वो कूटते थे, दोरी सोटा,
मतलब हमारे पंजाबियों में इसको दौरी सोटा बोलते हैं, लेकिन आई डोंट नो बाकी सब लैंग्वेजेस में क्या बोलते हैं। उसको यूँ कूटने के, मसाले कूटने के काम आती है। उसकी जगह आज की डेट में कैसे मिक्सर्स आ गए हैं। पहले वॉशिंग मशीन्स नहीं होती थी, हाथ पे वो सोटा बोलते थे उसको, मतलब वो एक होती है ना, आई डोंट नो, मतलब एमपी में तो उसका अलग नाम है, हरियाणा में हम उसे सोटा बोलते थे। कपड़ों पे ऐसे मार मार के उसको उसको साफ करते थे। बचपन की बात है, कुछ मुझे ज़्यादा अच्छे से याद नहीं है, बट मुझे ये याद है कि कपड़े जब धोते थे तो उस पर वो मारते रहते थे बार बार, ताकि वो साफ़ हो जाए या कुछ हो जाए उसको, ऐसा कुछ था। अब आपको समझ गए हो मैं किस चीज़ के बारे में बात करी, तो मुझे ज़रूर बताना आपकी लोकल लैंग्वेज में उसे किस नाम से जाना जाता है। उसकी जगह ले लिया वॉशिंग मशीन्स ने, आजकल वॉशिंग मशीन्स चलती हैं। फिर माइक्रोवेव, पहले कैसे होता था कि भैया आपके पास सिर्फ गैस चूल्हा है, गैस चूल्हा भी बहुत बाद में आया था, पहले तो वही होता था देसी वो तंदूर वगैरह, फिर गैस चूल्हा आया, फिर उसके बाद किस तरह से आज की डेट में माइक्रोवेव है जो अंदर से चीज़ों को गर्म कर देता है। फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरह से इम्प्रूव हुई है विमेंस की और ओवरऑल फैमिली की, और किस तरह से फैमिली किस तरह से विमेन के पढ़ने लिखने से विमेन के उनके रोल में चेंजेस आने से पूरी फैमिली के रोल में चेंजेस आते हैं, वो सब भी आपको इसमें मेंशन करना है। तो चेंजेस एंड पैटर्न ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे भी आपके पास एक हिडन ऑप्शन है कि डिफरेंट प्रोडक्ट में आप कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चुन सकते हो और उसी पे अपना पूरा डिटेल्ड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का वो बना लो। अगर तुमने 11th क्लास में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला किया था प्रोसीजर, तो यहाँ पे तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि आधा कंटेंट सेम हो जाएगा तुम्हारा। द ट्रेंड इन द चेंजिंग इंटरेस्ट रेट एंड देयर इफेक्ट ऑन सेविंग्स, किस तरह से इंटरेस्ट रेट बदलते जा रहे हैं। जैसे कोविड की बात करूँ, कोविड से पहले इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होते थे, 7-8 ऐसे जा रहे थे। कोविड के बाद 4-5 से ज़्यादा कोई बढ़ ही नहीं रहा, तो उससे सेविंग्स पे क्या फ़र्क जा रहा है, ठीक है, वो सारे आपको पता लगाने हैं। देन चाइल्ड लेबर लॉज, मतलब बच्चों के लिए बने हुए लॉज, एंड देन एंटी प्लास्टिक कैंपेन, इन सबको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो ये 7 ऑप्शन आपके पास हैं एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में, जिनके ऊपर आप टॉपिक बना सकते हो, और सब पार्ट्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। नाउ we will talk about the second option which is provided for you people, that is principles of management. इसमें क्या है? ओके, सो सेकेंड जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्वियसली ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सेकेंड जो चैप्टर है आपका उससे रिलेटेड है। इसमें हम टेलर भाई साहब और फ्योल भाई साहब के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने ये वाला प्रोजेक्ट चुना है, पहले तो आप तभी चुनना जब आपको प्रिंसिपल्स में इंटरेस्ट हो, ठीक है, और चुन लिया है तो आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। वो एक्टिविटी ये है कि इन चारों में से आपको कोई एक प्लेस को, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन को विजिट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू विजिट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ईदर अ डिपार्टमेंटल स्टोर, या फिर एक इंडस्ट्रियल यूनिट, या फिर एक फास्ट फूड आउटलेट, या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन जो आपके टीचर ने अप्रूव की हो। अब यहाँ पे विजिट करके आपको करना क्या है? आपको एक चीज करनी है ये कि जो फ्योल भाई साहब ने प्रिंसिपल्स दिए हैं या टेलर भाई साहब ने प्रिंसिपल्स प्लस जो साइंटिफिक टेक्निक्स दी हैं, उनको ऑब्जर्व करना है कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन उनको फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। जैसे कि फॉर से मैं आपको बोलती हूँ कि आप एक इंडस्ट्री में गए, इंडस्ट्री में जाते ही आपको देखना है कि फ्योल भाई साहब के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो आपको पता भी होगा पहले भी, इन सब को क्या वहां पे फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। 1 by 1 यू विल हैव टू, मतलब एक चेकलिस्ट बना लेना, रफ वर्क के लिए मैं बोल रही हूँ, एक चेकलिस्ट बनाना और नोटिस करते जाना। मतलब थोड़ा बहुत आपको वहाँ पे क्वेश्चन भी पूछने पड़ेंगे वहाँ के स्टाफ से, वहाँ के एम्प्लॉय से, वहाँ के लेबर से, और उसके बेसिस पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या इन प्रिंसिपल्स का सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पे एप्लीकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। या फिर अगर वो इंडस्ट्री इस नेचर की है कि वो फ्योल सर के नहीं बल्कि टेलर सर के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करती है, तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा, और वाली चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, या तो फ्योल होगा या फिर टेलर होगा। तो टेलर सर की प्रिंसिपल्स जो दिए हुए थे 4, उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और उसके साथ ही साथ टेलर सर की
जो टेक्निक्स हैं उनको भी देखना है। ध्यान दीजिएगा, फ्योल सर ने अगर 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं तो टेलर भाई साहब ने 4 प्रिंसिपल्स देके बहुत सारी साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स दी हुई हैं, तो हमें दोनों पढ़नी पड़ती है, तो आपको वो दोनों ही नोटिस करके आनी पड़ेंगी। सो इस वाले प्रोजेक्ट में सिर्फ इतना ही रहेगा कि बस आपको चीज़ें नोटिस करनी है टेलर और फ्योल भाई साहब वाली, और बताना है कि क्या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीज़ों की एप्लीकेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, और कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन कर सकते हो, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो वहाँ पे थी वो मेंशन कर सकते हो, हर एक प्रिंसिपल को डिटेल वे में एक्सप्लेन कर सकते हो। मतलब इसको बनाओगे ना जब तुम एक्चुअल रियलिटी में, तो इस तरह से बनाना कि एक प्रिंसिपल लिखना फॉर से स्केलर चेन, तो पहले लिखना स्केलर चेन होता क्या है, ठीक है, हो सके तो उसका एग्जाम्पल या फिर कोई डायग्राम हो वो भी बना देना, बहुत प्यारा लगेगा आपका प्रोजेक्ट। और उसके बाद उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसको आपने विजिट किया होगा उसके बारे में बताना कि वहाँ पे हमने ये सिस्टम फॉलो होते हुए देखा और हमने उसको स्केलर चेन वाले प्रिंसिपल से मैच किया, तो हमें समझ में आया कि वहाँ पे ये वाली चीज़ फॉलो हो रही है। तो जैसे कंपैरिजन टाइप्स होता है ना, कि ये हमने लिख दिया व्हाट इज स्केलर चेन और एक एग्जाम्पल और साथ में उसका डायग्राम इफ पॉसिबल बना दिया, और इधर हमने लिखा कि उस ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या देखा, इन दोनों को मैच किया, और लास्ट में एक लाइन लिख दी कंक्लूड करते हुए कि हाँ ये वाला प्रिंसिपल वहां पे फॉलो हो रहा है। हर एक प्रिंसिपल के बारे में ऐसा ही करना, ओके। बहुत प्यारा, बहुत शानदार आपका लाइक ये प्रोजेक्ट बनेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है यार इसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं है, इसमें ढूंढने जाओ ना इसमें बहुत कंटेंट मिलेगा तुम्हें, मतलब इतना कि तुम्हें पेजेस कम पड़ जाएंगे, ऐसा होगा। सो बहुत कंटेंट है इस वाले में, ओके। चलिए फाइनली चलते हैं हम हमारे थर्ड प्रोजेक्ट पे, जो कि होगा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। जिन स्टूडेंट्स को शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस, गोल्ड के जो सोवरेन बॉन्ड्स वगैरह आते हैं उन सब में इंटरेस्ट है, तो आप इधर जाओ, आप स्टॉक एक्सचेंज वाला प्रोजेक्ट बनाओ, आपको एक थोड़ा सा आइडिया भी मिल जाएगा। अगर आप फ्यूचर में कभी इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहते हो, लाइक मेरे एक फ्रेंड है, उनके डैड रिटायर हो गए हैं, मतलब अपनी जॉब से उन्होंने वो कर लिया, लेकिन उसके बाद वो स्टॉक मार्केट में आए एंड नाउ ही इज़ रॉकिंग इन स्टॉक मार्केट। वो मेरे भाई को बताते हैं इसमें इन्वेस्ट कर, इसमें लगा, इसमें लगा, इसमें लगा, ऐसा है, और उनकी कोई भी मतलब प्रेडिक्शन रॉन्ग नहीं जाती, वो इतना स्ट्रॉन्ग बेस बना चुके हैं स्टॉक एक्सचेंज में। तो हर किसी को पता होता है कि उनकी इंटरेस्ट लाइन क्या है। अगर आप थोड़े भी लाइक आपको लग रहा है मेरी इंटरेस्ट लाइन इधर आ सकती है, तो जाना है इस प्रोजेक्ट की तरफ, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा एक्सप्लोर करने के बाद कि मुझे वाकई में इसमें जाना है कि नहीं जाना है। लाइक मुझे स्टॉक एक्सचेंज का बहुत क्रेज था, बहुत क्रेज था। वो होता है ना जब हम बचपन में होते तो हम बहुत सारी विश लिस्ट और वो सब बनाते हैं, व्हाट वी कॉल इट, बकेट लिस्ट, या दैट्स द थिंग। तो मैंने ना एक फाइल बनाई हुई है, इफ़ पॉसिबल मैं कभी आपको दिखाऊंगी। मतलब मेरा ना अलग ही चलता है, मैं कुछ भी करती हूँ लाइफ में, हमेशा से कुछ भी कर रही हूँ। तो मैंने वो फाइल बनाई हुई है, उसमें मैंने अपने सारे विशेस लिखे थे। तो उसमें एक विश था, भी मैंने थोड़े दिन पहले खोल के देखा, कि स्टॉक मार्केट के बारे में मुझे सब सीखना है और स्टॉक मार्केट में मुझे इन्वॉल्व होना है। तो ये विश को मैंने पूरा कर लिया था कुछ सालों पहले। तो मैंने क्या किया था, एक मतलब क्लासेस ज्वाइन की थी, स्टॉक मार्केट की प्रैक्टिकल नॉलेज देते थे वो, और मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी की थी, ठीक है। बट वहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैं चाहती थी, मुझे शौक था, लेकिन जब मुझे एक्चुअल वो काम करना पड़ा तो मुझे समझ में आया मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने एक्सप्लोर किया और मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची कि नहीं भाई, अपन को इधर आगे नहीं जाना है, क्योंकि हम हैं कॉन्जर्वेटिव इन्वेस्टर करके, और वहाँ पे है बहुत स्पेकुलेशन, बहुत रिस्क जो अपन नहीं उठा सकते। हमारे लिए एफडी सही है, ठीक है, गोल्ड, एफडी ये सब सही है। तो जब आप एक्सप्लोर करते हो तभी तो आपको अपना फाइनल वो समझ में आता है कि वाकई में आप इस पर्टिकुलर जगह जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो। तो अगर आपको थोड़ी भी पॉसिबिलिटी लग रही है स्टॉक एक्सचेंज में आगे आप जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो, एक्सप्लोर इट थ्रू दिस प्रोजेक्ट हो जाएगा, आपका एक्सप्लोरेशन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही 11th क्लास में मैं थी, मुझे यूँ लगता था कि मुझे ना लाइफ में एनिमेशन इंडस्ट्री में जाना है, मतलब आई वांट टू क्रिएट एनिमेटेड कैरेक्टर्स, मेरा बहुत इंटरेस्ट है उधर। तो मुझे यूँ था, मैंने 11th क्लास में समर वेकेशन में एक एनिमेशन की क्लास ज्वाइन की थी, यहाँ पे भोपाल में बहुत फेमस है, मैक करके। आई जॉइन देयर, 18 दिन के अंदर 18 दिन की वो क्लास थी, 18 दिन के अंदर मुझे समझ में आ गया ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। वो जितनी फैसिनेटिंग लगती है ना, उतनी ही टेक्निकल है,
उसमें आपको कोई भी कैरेक्टर बनाना होता है, आपको क्रिएटिविटी नहीं चाहिए होती, आपको वहाँ पे टेक्निक्स चाहिए होती हैं जिससे आप उसको क्रिएट करते हो। किसी चीज़ की मूवमेंट करानी है, आपको फॉर्मूला लगाने पड़ते हैं। आई वाज लाइक नहीं भाई, ये नहीं हो पाएगा अपन से। सो एनिमेशन इज़ नॉट फॉर मी। हाँ, क्ले एनिमेशन मैं बोल सकती हूँ कि मुझे उसमें इंटरेस्ट आएगा, बट वो इतना पेशेंस वाला काम होता है। अगर आपको पता हो क्ले एनिमेशन किस तरह से होता है, उसमें ना जो कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं ना, उसके अंदर वायर्स डलती हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कोई कैरेक्टर ऐसे बना है, अब उसको यू करना है, तो उसके अंदर वायर्स डलेंगे, ऊपर क्ले बाइंड होगी, क्ले लगेगी, तो आपको एक शूट ऐसे करना पड़ेगा, अगला शूट यूँ, अगला यूँ, अगला यूँ, अगला यूँ, तो वो आपको फिल्म में यूँ करके दिखाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? ऐसे होता है। तो वो बहुत पेशेंस वाला काम है। मैं कैरेक्टर्स बना सकती हूँ, लेकिन इतने पेशेंस से उनकी फोटो वोटो लेना, कांट डू दैट। अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम पे पेजेस चेक करना, बहुत सारे फॉरेनर्स के पेजेस है उस पर रिगार्डिंग द क्ले एनिमेशन। सो अगेन द क्वेश्चन, द थिंग रिमेन्स द सेम कि एक्सप्लोर करना है, अपना इंटरेस्ट वाकई में समझना है तो जा सकते हैं इस तरफ। स्टॉक एक्सचेंज में आपको करना क्या क्या पड़ेगा वो देख लेते हैं। The purpose of this project is to teach school students the values of investing and utilizing the stock market. सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के थ्रू वो आपको ये सिखाना चाह रहे हैं कि भैया अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी फ्यूचर में, मतलब आपको वैल्यू समझ में आनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की। पहले का ज़माना पता है क्या होता था? इस महीने कमाया, अगले महीने उड़ाएंगे, इस महीने कमाया, अगले महीने उड़ाएंगे, मतलब अगले महीने कमाया और अगले महीने उड़ाएंगे, और अगले महीने कमाया और अगले महीने उड़ाएंगे, क्योंकि सैलरी जब आएगी तभी तो उड़ाओगे आप उसे। लेकिन अब सिर्फ उड़ाने से काम नहीं चलेगा और उस पर्टिकुलर सैलरी पे डिपेंडेंट होने से नहीं चलेगा। अब आपको सेविंग्स करनी पड़ेंगी, और सेविंग्स करनी पड़ेंगी तो आपको इस तरह की सेविंग्स करनी पड़ेंगी कि वो आपको पैसे बढ़ा के दे। अगर आप 10 रुपये डालते हो तो आपको 12 रुपये मिले आफ्टर अ सर्टेन टाइम, या 15 रुपये मिले आफ्टर अ सर्टेन टाइम। 12 डालोगे, अगले साल और 2-4 साल बाद 12 ही निकले तो कोई मतलब नहीं बनता। तो इन्वेस्टिंग का जो तरीका है, इन्वेस्टिंग का जो सेंस है, इन्वेस्टिंग का जो रेलेवेंस है, वो आपको सिखाने के लिए ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ऐड किया गया है। The project also teaches important lessons about economy, mathematics and financial responsibility. Obviously पैसे का खेल है तो मैथमेटिक्स तो आएगा ही आएगा। इकोनॉमी के बारे में भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमी बूस्ट करती है या फिर नीचे जाती है तो शेयर मार्केट पे उसका कोई ना कोई इफेक्ट पड़ता ही है, या फिर हम बोल सकते हैं शेयर मार्केट ऊपर नीचे जाते हैं तो इकोनॉमी पे उसका इफेक्ट पड़ता ही है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको समझ में आएगी, जब आप पैसे लगाते हो और वो पैसे उड़ जाते हैं तो आपके सर पे कैसा बोझ डलता है, वो भी आप समझ जाओगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से। The basis of this project is to learn about the stock market while investing a specified amount of fake money in certain stocks. Students then study the results and buy and sell as they see fit. Okay, so basically they are saying कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का बेसिस क्या रहेगा कि आप ऐसे इमेजिन करोगे कि यू आर इन्वेस्टिंग इन सम स्टॉक्स, ठीक है। मतलब आप ऐसे मानोगे कि आपके पास 1 लाख रुपया है, ये आप इमेजिन कर रहे हो टोटली। आपको एक्चुअल रियलिटी में इस प्रोजेक्ट के चलते हुए इन्वेस्ट नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। कहीं पता चले पापा का क्रेडिट कार्ड लिया और शेयर्स खरीद लिए वाकई में, और फिर अगले दिन पापा से अच्छी खासी वो हो रही है, वो नहीं करना है। अपन को ऐसे इमेजिन करना है कि हमारे पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, और उस 1 लाख रुपए को हमें कहीं इन्वेस्ट करना है। तो किन इंडस्ट्री को तुमने चुना है, क्या बेसिस था तुम्हारा वो इंडस्ट्रीज चुनने का, क्यों तुमने कुछ स्पेसिफाइड शेयर्स ही परचेज किए हैं, वो शेयर्स की ऐसी क्या खास बात है, उनकी लाइक मूवमेंट किस तरह की चल रही है, आजकल वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, लास्ट डिविडेंड उन्होंने कब दिया था, नेक्स्ट वो कब देने के बारे में बात कर रहे हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट कैसी है, कैसे है, ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी है और सारी चीज़ें अपने प्रोजेक्ट में लिखनी भी हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निक इस्तेमाल होगा, टेक्निकल रहेगा थोड़ा सा पार्ट ये, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट विल आल्सो गाइड द स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइड देम विद द सप्लाइज नेसेसरी टू सक्सेसफुली मॉनिटर सक्सेस ट्रेंड्स एंड विल टीच स्टूडेंट्स हम ओके। आपको क्योंकि प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप स्टॉक एक्सचेंज को मॉनिटर करना स्टार्ट करोगे। अब आप BSE NSE इन सब के स्टॉक्स को, जो भी लिस्टेड स्टॉक्स हैं, उनको देखना शुरू करोगे, तो आपको वहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट और लॉस किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है स्टॉक मार्केट में, उसकी थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी। Then the project will also enable the students to understand the topic like sources of business finance and capital market. Again आपको business finance के sources और capital market जैसे chapters को भी अच्छे से समझने में मदद मिलेगी, क्योंकि capital market again किससे related होता है, stock से related होता है। Understand the concepts of this stock exchange. Obviously last आपको यही सीखने को मिलेगा stock exchange किस तरह से work करता है।
इनकलकेट द हैबिट ऑफ वॉचिंग बिजनेस चैनल्स, रीडिंग बिजनेस जर्नल्स, न्यूज़पेपर एंड सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर एल्डर्स। ओके, आपको एक चीज़ ये भी समझ में आएगी जब आप ये प्रोजेक्ट करोगे कि किस तरह से बिजनेस चैनल्स को देखा जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बोलती हूँ कि आज इस कंपनी ने कुछ नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो ये न्यूज़ आप देखोगे तो आपको पता चलेगा अरे यार अब इस कंपनी के ना स्टॉक ऊपर जाने वाले हैं, या उस कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर था, जो मेन होल्डर था, जो सारी चीज़ें संभालता था, वो मर गया, तो अब इस कंपनी के स्टॉक नीचे जाने वाले हैं। उस कंपनी के ऊपर फ्रॉड के चार्जेस लग गए हैं तो उस कंपनी के स्टॉक नीचे चले जाएंगे। उस कंपनी के एमडी के ऊपर फ्रॉड के चार्जेस लग गए हैं या उसने कुछ मॉलेस्टेशन कर दिया है तो उस कंपनी के स्टॉक नीचे चले जाएंगे। ये सारी न्यूज़ आपको समझ में आने लग जाएगी। जो मैंने बोला है ना यहाँ पे वो एक्चुअल रियलिटी है। बहुत सारे टीवी सीरियल्स में भी आपने देखा होगा, किसी मेन बंदे को पकड़ के ले जाते हैं तो अगले दिन न्यूज़ आती है कि उनकी कंपनी के स्टॉक बिल्कुल गिर गए हैं। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि आपकी कंपनी की रिलायबिलिटी किसी फेस की वजह से होती है। अगर वो फेस ही कुछ फ्रॉड कर देते तो आपकी कंपनी के स्टॉक भी उसी के अकॉर्डिंग नीचे से गिर जाते हैं, ऐसे रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी और ये थोड़ा आपका हैबिट भी बन जाएगा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने का, क्योंकि डेली बेसिस पे यू विल रीड सम न्यूज़ अबाउट द बिजनेस एंड एवरीथिंग। इकोनॉमिक टाइम्स और ये सब न्यूज़पेपर जो होते हैं उनको आपको पढ़ने की आदत डल जाएगी और अपने एल्डर से सलाह लेने की आदत भी डल जाएगी। ठीक है, चलिए ये तो होगा ही होगा। द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू, अब स्टूडेंट्स क्या एक्सपेक्टेड हैं, क्या करना चाहिए स्टूडेंट को इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, कौन कौन से पेजेस वो मेन कंटेंट में इंसर्ट करेंगे। सो ये पहले बोलते हैं, पहले तो आप ब्रीफ हिस्ट्री पता लगाइए स्टॉक एक्सचेंजेस की, अपने कंट्री की स्टॉक एक्सचेंज की ब्रीफ हिस्ट्री सबसे पहले आप यही लिखोगे जब आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करोगे। जैसे कि मैंने आपको दूसरे वाले वीडियो में बताया था कि आप बनाओगे एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट, इंडेक्स, फिर आप बनाओगे इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, उसके बाद आप हिस्ट्री लिखोगे। तो ये हिस्ट्री आप वहाँ लिखने वाले हो। Then prepare a list of at least 25 companies listed on stock exchange। आपको 25 कंपनीज की, मिनिमम 25 कंपनीज की लिस्ट बनानी है स्टॉक एक्सचेंज में जो भी लिस्टेड हैं। लिस्टेड है बोले तो मतलब जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया हुआ है स्टॉक एक्सचेंज में। To make an imaginary portfolio totaling a sum of 50,000 equally in any of the 5 companies of their choice listed above over a period of 20 working days। अच्छा, जो सबसे पहले चीज़ आपको इस प्रोजेक्ट में देखनी पड़ेगी ना वो ये देखनी पड़ेगी कि जार्गन्स होते हैं कुछ, मतलब कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो उसी पर्टिकुलर फील्ड में इस्तेमाल होते हैं। जैसे यहाँ इस्तेमाल हुआ है पोर्टफोलियो। अगर आपको पोर्टफोलियो का मतलब ही नहीं पता तो आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि जब आप लाइक एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि भैया मेरे को अपना 10% इधर वाली कंपनी में लगाना है, 10% इधर में, 20% इसमें, 30% इसमें, 40% इसमें। तो आपने ये पोर्टफोलियो क्रिएट किया है कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स आपने किस तरह से बाइफिकेट करी हुई हैं। तो आपको इस तरह का एक इमेजिनरी पोर्टफोलियो क्रिएट करना है जिसमें आप 50,000 फंड्स, मतलब 50,000 का अमाउंट लगा रहे होगे किसी कंपनी में। तो बेसिकली देखो ऐसे बिल्कुल इमेजिन करना है, जैसे मैंने 1 लाख का एग्जांपल दिया था ना, यहाँ पे 50,000 लिखा हुआ है, जो मर्जी ले लेना। आप इमेजिन करना आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आपको वो स्टॉक्स में लगाने हैं। ठीक है, तो वो पैसे मेंशन करना सबसे पहले कि मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं, मतलब ये इमेजिन कर रहे हो आप, ठीक है, मैं इसको इस कंपनी के स्टॉक में लगा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स में भी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द प्राइसेस ऑफ द स्टॉक ऑन अ डेली बेसिस। डेली बेसिस पे उन स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है, इसके लिए ना आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी कि आज प्राइस ये था, कल ये था, परसों ये था, नरसों ये था। ऐसे डेली बेसिस पे यू विल हैव टू ट्रैक द प्राइसेस ऑफ दोज कंपनीज जिनमें आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो इमेजिनेशन में। आई एम प्रीटी श्योर आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी एक बार थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर से लिख के ही करती हूँ और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। फॉर से ऐसा मानो आपके पास क्या है, 50,000 रुपये हैं। ठीक है, 50K रुपये हैं। ये आप इमेजिन कर रहे हो, सपना देख रहे हो। ठीक है, ये आपने सपना देखा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये 5 कंपनीज हैं जिनके अंदर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। अगेन ये भी आपको सिर्फ क्या करना है, इमेजिन करना है, एक्चुअल रियलिटी में नहीं इन्वेस्ट करना है। 5 कंपनीज हैं। ठीक है, अब इन 5 कंपनी के डेली बेसिस पे आपको स्टॉक्स को मॉनिटर करना है कि स्टॉक फर्स्ट डे कितने का था, सेकेंड डे कितने का था, थर्ड डे कितने का था, फोर्थ डे कितने का था। हर दिन क्या, हर अगले सेकेंड कंपनी के शेयर के प्राइजेस
वो होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं। कभी शेयर मार्केट की स्क्रीन देखो ना, 2 सेकंड में ग्रीन, 2 सेकंड में रेड, 2 सेकंड में ग्रीन, 2 सेकंड में रेड, क्या आएगी? रेड ग्रीन क्या है? रेड का मतलब होता है प्राइजेस नीचे आ रहे हैं। फॉर से कोई पहले 26 रुपए का था, अब 25 का हो गया, तो वो रेड में दिखेगा कि 1 रुपया कम हुआ है इसमें। और ग्रीन है मतलब बढ़ रहे हैं, तो 26 रुपए से अगर 27 हुए तो वो ग्रीन हो जाएगा। तो रेड ग्रीन मतलब डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, और वो हर अगले सेकंड होता है। ये मैंने शेयर मार्केट के बारे में जो मैं आपको बता रही थी ना, काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी दिए थे उस टाइम पे मैंने आपको इससे रिलेटेड। तो ऐसा रहता है, तो आपको हर डेली बेसिस पे ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस मेंशन करना पड़ेगा। हर शेयर का सुबह खुलते ही शेयर मार्केट एक प्राइस होता है, और हर शेयर का शाम को जब शेयर मार्केट बंद होता है उस टाइम एक प्राइस होता है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही प्राइजेस को आपको लिखना पड़ेगा ऑन डेली बेसिस, ठीक है। अगेन थोड़ी सी आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज लेनी पड़ेगी जब आप इस प्रोजेक्ट को कर रहे होंगे। The students may be required to price. Okay, they will understand the weekly holidays and the holidays under the Negotiable Instrument Act. Okay, weekly holidays कौन कौन से होते हैं और डेली बेसिस पे मतलब कौन कौन से, देखिए स्टॉक मार्केट में बेसिकली जो सैटरडेज होते हैं वो छुट्टी वाले होते हैं, एंड इसके अलावा कभी कभी जो पब्लिक हॉलीडेज होते हैं उस दिन छुट्टी मिलती है, तो उस बेसिस पे वो होता है। लेकिन दिवाली पे छुट्टी नहीं रहती है, ये मान के चलो आप। दे विल ऑल्सो कम अक्रॉस द टर्म्स लाइक क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइजेस। मैंने अभी आपको बताया ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के बारे में, वही बताया हुआ है कि आपको ऐसी टर्म्स के बारे में भी पता चल जाएगा अगर आप स्टॉक मार्केट के ऊपर अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं तो। During this period of recording, students are supposed to distinctively record the daily and starting and closing prices of the week, other days under the Negotiable Instrument Act, and so that acquire this knowledge. The student may conclude by identifying the cause and the fluctuation very normally. Okay, अगर आपको लगे कि कोई शेयर्स में बहुत एक्सट्रीम लेवल का फ्लक्चुएशन आया, आज 100 रुपये था, कल 1000 रुपये हो गया, तो उसके रीजंस क्या हैं वो भी आपको स्टडी करने पड़ेंगे। अभी रिसेंटली मुझे परसों नरसों मेरा भाई बता रहा था कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइजेस बहुत कम हुए हैं। कोई स्टॉक के प्राइस 6000 चल रहे थे, और मैंने बताया ना मेरी एक फ्रेंड के पापा हैं, उनका स्टॉक मार्केट में बहुत वो है, तो उन्होंने मेरे भाई को बोला था, मतलब 4000 पे भाई खरीदने वाला था, 4000 आ गया था उसका प्राइस, तो उन्होंने बोला नहीं अभी ये और गिरेगा, अभी टूटेगा। इसको बोला जाता है टूटना, जब प्राइसेस बहुत नीचे आते हैं ना तो उसको बोलते हैं टूटना, इस पर्टिकुलर शेयर का प्राइस टूट रहा है। तो उन्होंने बोला अभी मत खरीद, ये और टूटेगा। और परसों रात को जब हम बैठे हुए थे और वो ही वॉज सीइंग द वो प्राइस, तो उसको देखा 900 रुपये का वो आ गया था, 6000 से 900 रुपये। तो भाई ने बोला अब इसको खरीदना बनता है क्योंकि इतना बड़ा फ्लक्चुएशन आया उसमें। तो आप रीजंस फाइंड करो, ऐसा फ्लक्चुएशन क्यों आया है, क्या ये नॉर्मल है, या फिर मतलब किसी भी कंपनी में अगर इतना बड़ा फ्लक्चुएशन नॉर्मल है ना, मतलब वो बहुत रिस्की कंपनी है, वहाँ पे इन्वेस्ट मत करो अगर आप रिस्क प्रेमी नहीं हो तो, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एडवेंचर करना होता है लाइफ में तो रिस्क प्रेमी बन जाते हैं, बट अगर आप रिस्क प्रेमी नहीं हो मेरी तरह तो आप ऐसे वाले शेयर्स में मत जाना, ठीक है। ओके, सो रीजंस क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात की हुई है। जैसे मैंने आपको बताया फ्लक्चुएशन के बहुत अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, तो आपको रीजन समझना है कि किसी भी प्राइस को अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन मिल रहा है तो वो किन रीजंस की वजह से मिल रहा है। तो रीजंस इनमें से बहुत सारे मतलब बहुत सारे रीजंस यहाँ लिस्टेड हैं, जैसे कि फेस्टिवल्स के टाइम पे प्राइजेस बढ़ जाते हैं, स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक, ऐसे में प्राइजेस गिर जाते हैं, स्ट्राइक्स और एक्सीडेंट्स में प्राइजेस गिर जाते हैं, चेंज ऑफ सीजन में प्राइजेस बढ़ते भी हैं गिरते भी हैं, ह्यूमन डिजास्टर्स वगैरह आते हैं तो प्राइजेस गिर जाते हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अच्छा चल रहा होता है तो प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं, बेकार चलता है तो गिर जाते हैं, लैक ऑफ फेथ इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्राइजेस गिर जाएंगे, इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, या तो फेवरेबल है तो प्राइस बढ़ जाएंगे वरना गिर जाएंगे, इंटरनेशनल इवेंट्स ये भी प्राइजेस बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रीटीज एट इंटरनेशनल सीन ये भी प्राइजेस बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं, रिलेशन विद द नेबरिंग कंट्रीज ये भी प्राइसेस बढ़ा सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं, वॉर वाली सिचुएशन हो कि गिर जाएंगे प्राइसेस बिल्कुल, क्राइसिस इन डेवलप्ड कंट्रीज अगेन प्राइसेस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। ओके, वन मोर थिंग इज देयर इन दिस, ये बोल रहे हैं द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट एंड अकॉर्डिंगली रीअरेंज देयर पोर्टफोलियो, द प्रोजेक्ट वर्क शुड कवर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देनी है शेयर प्राइजेस की डिफरेंट कंट्रीज की कंपनीज की ऑन डिफरेंट डेट्स, जो भी आपने कंपनीज चूज की हैं जिसमें आप अपनी इमेजिनरी पैसे को लगा रहे हैं, आपको उनके शेयर प्राइजेस की डिफरेंट डेट्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है। ये आपको ऑनलाइन मिल जाती है, आप गूगल पे जाइए, आप
आप उस कंपनी के स्टॉक्स को मॉनिटर कीजिए, आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी, वहीं से प्रिंट आउट निकाल लेना, काट लेना और लगा देना, चिपका देना। चेंजेस इन वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स ड्यू टू चेंज ऑफ सीजन, फेस्टिवल्स, नेचुरल एंड ह्यूमन डिजास्टर्स, इनकी वजह से जो चेंजेस आते हैं, चेंज ऑफ सीजन, फेस्टिवल, नेचुरल और ये सब मेंशन करना है। चेंज इन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ड्यू टू चेंज इन पॉलिटिकल, ये मेंशन करना है। ओके, सारे वही पुरानी चीज़ें हैं, तो ये सारे फेस्टिवल्स और इन सब की वजह से जो भी चेंजेस आएंगे वो सारे मेंशन करने हैं। अगर अब मैं बोलूँ स्टॉक एक्सचेंज का प्रोजेक्ट बनाना है, थोड़ा सा आपका दिमाग लगेगा, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत सारा दिमाग लगेगा, टेक्निक्स लगेंगी, बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, जार्गन स्पेशली सीखने पड़ेंगे। स्टॉक मार्केट में कौन कौन से वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे मैंने ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स, ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए थे, आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। उसके बाद आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, मतलब ये हवा में नहीं हो पाएगा, आपको एक्चुअली कंपनी की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि शेयर प्राइसेस क्या चल रहे हैं। आपको ये लिखना पड़ेगा कि कब शुरू हुआ, मतलब कितने पे शुरू हुआ, कितने में ख़त्म हुआ आज का ट्रांजैक्शन, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस जिसे हम बोलते हैं। क्या एकदम से कोई सडन फ्लक्चुएशन तो नहीं आई, या तो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ या बहुत ज़्यादा गिर तो नहीं गए। एक दो रुपए तो बढ़ते रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन तो नहीं है। अगर है तो उनके रीजंस यू विल हैव टू स्टेट। तो ये सारी की सारी चीज़ें नटशेल में आपको ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में लिखनी पड़ेंगी। आया समझ में? आई एम प्रीटी श्योर इतना मैंने एक्सप्लेन किया, अब आपको पता है कंटेंट में आपको क्या लिखना है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, घबराना मत, डाउट पूछ लेना, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे अगर तुम प्रोजेक्ट बनाने वाले हो ना, मतलब एक तो गट्स हैं तुम में, दूसरा इंटरेस्ट होगा पक्का, और तीसरा वाइवा में अगर तुमने ये कॉपी पेस्ट किया होगा ना, वाइवा में तुम अटक जाओगे। इसलिए खुद से बना रहे हो तो बनाना, वरना मत बनाना, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम हमारे लास्ट प्रोजेक्ट पे, जो कि है मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग बोले तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, यहां देख रहे हैं आप, ये सब मार्केटिंग के ऑप्शंस हैं, और ये अभी पूरे भी नहीं है, ऐसी 2-3 स्लाइड्स और हैं, सोच के देखिए। कहने का मतलब है कि मार्केटिंग पे आप जब प्रोजेक्ट बनाने के बारे में सोचेंगे तो आपको एक प्रोडक्ट चुनना पड़ेगा। आप एक प्रोडक्ट की तो मार्केटिंग करेंगे पूरे तरीके से, तो उस प्रोडक्ट में आप किस किस प्रोडक्ट को ले सकते हैं वो यहाँ लिखा हुआ है। मैं एक एक करके आपको पढ़ के दे देती हूँ। एडेसिव्स, एयर कंडीशनर्स, बेबी डायपर्स, बेदिंग सोप, बाथरूम क्लीनर, बाइक, ब्लैंकेट, बॉडी स्प्रे, ब्रेड, ब्रेकफास्ट सीरियल, बटर, कैमरा, कार, चीज स्प्रेड, चॉकलेट, कॉफी। अच्छा, आई विल टेल यू दिस ऑल्सो कि कौन से वाला टॉपिक आपको लेना चाहिए, कौन से वाला प्रोडक्ट आपको चुनना चाहिए जिसपे आपको कंटेंट भर भर के मिल जाएगा, ठीक है, बट वो बाद में, पहले मैं पढ़ लूँ। कॉस्मेटोलॉजी प्रोडक्ट, क्रेयॉन्स, क्रॉकरी, कटलरी, साइकिल, DTH, इरेजर, ई वॉश, फेयरनेस क्रीम, फैंस, फ्रूट कैंडी, फर्नीचर, हेयर डाई, हेयर ऑयल, इन्फेंट ड्रेस, इन्वर्टर, जैम्स, जीन्स, ज्वेलरी, कुर्ती, लेडीज बैग, लेडीज फुटवेयर, लिविंग टॉयज, लिपस्टिक, माइक्रोवेव ओवन, मिक्सर्स, मोबाइल, मॉइस्चराइजर्स, म्यूजिक प्लेयर, नेल पॉलिश, न्यूज़पेपर, नूडल्स, पेन, पेन ड्राइव, पेंसिल, पिकल्स, रेजर, रेडी सूप्स, रेडीमेड सूप जो आते हैं वो, रेफ्रिजरेटर, RO सिस्टम, रोस्टेड स्नैक्स, सॉल्ट, साड़ीज, सॉस, केचप, शैम्पू, शेविंग क्रीम, शू पॉलिश, शूज, स्क्वैशेस, सूटकेस और एयरबैग्स या सनग्लासेस, टी, टिफिन वाला, टूथपेस्ट, वॉलेट, वॉशिंग डिटर्जेंट, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग पाउडर, वाटर बॉटल, वाटर स्टोरेज टैंक, वाइप्स। इट फेल्ट लाइक आई एम अ वेटर जो कि मेन्यू रीड कर रहा है कि ये सारी चीज़ें उपलब्ध है हमारे यहाँ पे, आपको जो चाहिए आप मंगवा सकते हैं। चलिए, तो 77 ऑप्शंस हैं आपके पास, और ये ऑप्शंस यहाँ पे ख़त्म भी नहीं होते। ये बोलते हैं कि भैया अगर आपकी टीचर चाहती है तो वो और भी ऑप्शन ऐड कर सकती है, आप चाहे तो आप भी कोई और ऑप्शन ऐड कर सकते हो, बस टीचर से एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इनमें से कौन कौन से पे आपको बहुत कंटेंट मिलेगा, और बहुत सारे लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया भी हुआ है, तो आपको काफ़ी सारा उनका भी देखने को मिल जाएगा, लाइक बनाया हुआ जो वो है। बटर पे मैंने देखा है कंटेंट, ज़्यादा नहीं देखा बटर पे, लेकिन देखा है, ठीक है।
बेबी डायपर्स पे देखा है, ये बार बार पतला क्यों हो रहा है, मुझे आपको हाईलाइट करके दिखाना है। बेबी डायपर्स पे बहुत देखा है, बेदिंग सोप पे देखा है, देन उसके बाद कैमरा कार्ड, चीज स्प्रेड, चॉकलेट्स पे बहुत देखा है, बहुत ही ज्यादा देखा है चॉकलेट्स पे और कॉफी पे भी, पर चॉकलेट्स पे सबसे ज्यादा। कॉस्मेटोलॉजी प्रोडक्ट, इन पे भी देखा है, इनमें भी आप चूज कर सकते हैं कौन से वाला आपको प्रोडक्ट चुनना है। क्रॉकरी, कटलरी, साइकिल, डीटीएच, इरेजर, ई वॉश, फेयरनेस क्रीम, फैंस। फेयरनेस क्रीम पे देखे हैं मैंने प्रोजेक्ट्स, फ्रूट कैंडी, फर्नीचर, हेयर डाई, हेयर ऑयल पे देखे हैं मैंने प्रोजेक्ट्स। इन्फेंट ड्रेसेस, ओह दिस इज अ वेरी नाइस ऑप्शन, मतलब लड़कियां जो क्रिएटिविटी की स्किल्स में बहुत माहिर होती है, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से हमेशा लड़कियां ही निकलता है, जबकि मैंने देखा है लड़के भी क्रिएटिव स्किल्स में कई बार बहुत अच्छे निकलते हैं। तो जो भी मुझे सुन रहा है और जो क्रिएटिव चीज़ों में लाइक ज़्यादा डूबे हुए हैं, इन्फेंट ड्रेस बहुत बढ़िया टॉपिक है। इतनी ड्रेसेस बनाने का मौका मिलेगा तुम्हें, पेपर्स की मदद से या किसी भी स्टफ़ की मदद से, कपड़ा वपड़ा कोई पुराना पड़ा हो, मम्मी का कोई बेकार कोई साड़ी वाड़ी पड़ी हो, उसको काट के बेबी की ड्रेसेस बना के तुम सजा सकते हो अपने प्रोजेक्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से। तो इसमें मुझे सिर्फ जैम्स पे भी प्रोजेक्ट बने हुए हैं। इस वाले उसमें से मुझे सिर्फ ये वाले लगे जिन पे ज़्यादा प्रोजेक्ट बने हुए हैं और आपको कंटेंट भर के मिल जाएगा। देख लो आप एक बार और अच्छे से, मैं थोड़ा बाहर हूँ। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज के दिखाती हूँ। नेक्स्ट पेज पे है ये, इनमें कौन कौन से पे बना हुआ है। लेडीज़ बैग, ज्वेलरी, लेडीज़ फुटवेयर बहुत बने हुए हैं, लिपस्टिक्स, मॉइस्चराइजर्स, नेल पॉलिश, रोस्टेड स्नैक्स, साड़ीज़ का तो मैंने पहले ही बताया, भर के बने हुए हैं, मतलब अभी तक जितने दिखे ना सबसे ज़्यादा उसमें साड़ीज़ में ही है। सॉस पे, शैम्पू पे, शू पॉलिश पे, ये देख लो, इसमें ले सकते हो आप, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो। इन पे भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बने हुए हैं, तो आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट पेज पे आए तो टी पे, टूथपेस्ट पे, वॉशिंग डिटर्जेंट पे, इन पे भी बहुत बने हुए हैं। ये मैंने क्यों बताया आप लोगों को कि इन पे बहुत बने हुए हैं, क्योंकि आपको फिर इजीली कंटेंट अवेलेबल मिलेगा। आप गूगल करेंगे ये टॉपिक डाल के तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, जिसको आप अपनी रेफरेंस के लिए या इंस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 77 टॉपिक्स हैं जिनमें से आप किसी भी एक टॉपिक को चुनिए और मार्केटिंग का प्रोजेक्ट बनाइए। अब बात आती है कि मार्केटिंग के प्रोजेक्ट में जाएगा क्या क्या। सो इट सेज एज मोर एज सजेस्टेड बाय द टीचर, मतलब इसके अलावा और भी कोई सजेशन टीचर द्वारा मिले 77 के अलावा तो वो भी आप सुन सकते हैं। Then they say the teacher must ensure that the identified product should not be items whose consumption use is discouraged by society and government. भैया अगर कोई इंसान, कोई स्टूडेंट सोच रहा था कि मैं तो दारू पे प्रोजेक्ट बनाऊंगा, डिफरेंट टाइप्स की दारू, वोडका, बियर, ये वो, इन सब पे प्रोजेक्ट बनाऊंगा, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आपको सीबीएसई द्वारा पहले ही मना कर दिया गया अल्कोहल पे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाएगा। या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो गवर्नमेंट द्वारा रिस्ट्रिक्ट की जाती है या फिर सोसाइटी द्वारा पसंद नहीं की जाती, वो मत करना। वो पान मसाले पे भी मत बनाना, ठीक है। तो पान मसाले पे, टोबैको प्रोडक्ट्स पे और अल्कोहल प्रोडक्ट्स पे बिल्कुल मना किया हुआ है, बिल्कुल मत बनाना। Identify one product or service from the above which the student may like to manufacture provide. Okay, आपको यहाँ पे अगेन स्टॉक मार्केट अज्यूम करना है। ऐसे अज्यूम करना आप एक एंटरप्रेन्योर हो और आप अपना एक खुद का बिजनेस सेट करने वाले हो, और बिजनेस सेट करना है तो आपने एक प्रोडक्ट चुना है जिसका बिजनेस आप चलाना चाहते हैं। तभी लड़कियां साड़ी के बिजनेस को सिलेक्ट करती हैं और साड़ी के प्रोजेक्ट बनाती हैं, क्योंकि उनको आगे साड़ियाँ बेचनी होती है, साड़ियों के शोरूम्स खोलने होते हैं। तो सेम चीज़ है, आपको आगे चल के किसी भी चीज़ का अगर बिजनेस करना है, या फिर आप इमेजिन ही कर सकते हो, सपना ही देख सकते हो कि भैया बिजनेस कर रहा हूँ तो कौन से वाला प्रोजेक्ट चुनूंगा, बस आपको वो अज्यूम करना है और अपना पूरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए बैठ जाना है।
नाउ द स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू मेक अ प्रोजेक्ट ऑन द आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट सर्विस कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग। आपको क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है। अच्छा, ये जो कंटेंट है ना, ये वो है जो एक्चुअली आप पेजेस बनाएंगे इसके रिगार्डिंग, मतलब एक एक पेज बनाएंगे और अपने प्रोजेक्ट में इंसर्ट करेंगे। तो फर्स्ट आपका ये रहेगा, व्हाई हैव यू सिलेक्टेड दिस प्रोजेक्ट और सर्विस, क्यों आपने वही वाला प्रोजेक्ट या सर्विस चुना है। यहाँ पे मार्केटिंग में आपको सिर्फ प्रोजेक्ट में मतलब प्रोडक्ट ही नहीं चुने, आप सर्विसेज भी चुन सकते हैं, लाइक इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन या कुछ और बीपीओ वाली कुछ भी ऐसी, तो आप वो भी चुन सकते हैं। और आपको रीज़न बताना है कि आपने क्यों वो पर्टिकुलर चीज़ शुरू की है। इसके रिगार्डिंग आप एक पेज बनाएंगे जो आप अपने लाइक टॉपिक को जब आप इंट्रोड्यूस कर देंगे उसके बाद इंसर्ट करेंगे, ठीक है। फाइंड आउट 5 कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स दैट एग्जिस्ट इन द मार्केट। आपको जो भी प्रोडक्ट आपने चुना है, फर्स्ट से मैं बोलती हूँ लिपस्टिक आपने चुना है तो मैक या फिर और पता नहीं कौन कौन सी ब्रांड की लिपस्टिक आती है, मुझे तो पता भी नहीं है, तो उन सारे ब्रांड्स की लिपस्टिक मतलब जो टॉप 5 चल रही हैं उनका नाम और उनका थोड़ा बहुत इंट्रो लिखना है, ठीक है। What permission and licenses would be required to make the product। अगर मान लीजिए आप फूड आइटम की कोई चीज़ चुनते हैं तो कौन कौन से परमिशंस लगेंगे, कौन कौन से लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे, वो सारे आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी परमिशन और लाइसेंसेस आपको चाहिए वो आपको लिखनी पड़ेंगी अपने प्रोजेक्ट में। What are your competitors' unique selling proposition। आपके कॉम्पिटिटर्स की यूएसपीज क्या हैं। देन अगेन आपको अपनी भी यूएसपीज भी लिखनी पड़ेंगी कि क्यों कोई इंसान आपसे ही प्रोडक्ट खरीदे, किसी और से ना खरीदे। डज योर प्रोडक्ट हैव एनी रेंज गिवन डिटेल्स, मतलब आपके प्रोडक्ट की कोई डिटेल्स हैं रेंज से रिलेटेड, लाइक 500 से 1000 के बीच में मिलेगा, 1000 से 2000 के बीच में मिलेगा, 2000 से 3000 के बीच में मिलेगा, ऐसा कुछ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर प्रोडक्ट, आपने अपने प्रोडक्ट का नाम क्या रखा है। एनलिस्ट इट्स फीचर्स, क्या स्पेशल फीचर्स है। लाइक मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था हैंड बैग्स पे, तो मैंने नाम रखा था उसका ब्रांड नेम पोटली, ठीक है। उसके फीचर्स क्या थे, वो स्पेशियस था, उसमें बहुत स्पेस थी, वो हर एक जगह आप कैरी कर सकते थे, इजी टू कैरी था, स्टाइलिश लगता था हर एक जगह यूज़ करने में। ड्रॉ द लेबल ऑफ योर प्रोडक्ट, आपको लेबल ड्रॉ करना है अपने प्रोडक्ट का। मतलब अगर मान लीजिए आप अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, फर्स्ट टी बना रहे हो, तो टी के इंग्रेडिएंट्स, उसके बारे में बेसिक डिटेल्स, कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में गई है, प्रिजर्वेटिव्स डाले हैं कि नहीं डाले हैं, ये सारे, और एमआरपी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या होगी, वो सारा आपको लेबल पे लिखना पड़ेगा और ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ लोगो फॉर योर प्रोडक्ट, मैंने भी एक लोगो बनाया था पोटली की शेप में, तो आपको लोगो ड्रॉ करना पड़ेगा कि किस तरह से आप चाहते हो आपका ब्रांड का लोगो किस तरह का दिखे। एक टैगलाइन, मैंने टैगलाइन रखी थी, पूरी दुनिया मेरे साथ चले, मतलब बैग था, तो बैग इतना स्पेशियस है कि मैं पूरी दुनिया अपनी कैरी कर सकती हूँ अपने साथ, तो टैगलाइन मैंने क्या की, ये रखी थी। तो इस तरह से कोई भी फैंसी एक टैगलाइन आप रख सकते हैं। व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, आपकी सेलिंग प्राइस, ओके, आपके कॉम्पिटिटर्स का सेलिंग प्राइस क्या है, कितने में बेचते हैं वो आइटम्स और आप कितने में बेच रहे हैं। सेलिंग प्राइस टू कंज्यूमर, सेलिंग प्राइस टू रिटेलर और सेलिंग प्राइस टू होलसेलर। ओके, सो आपको सारे सेलिंग प्राइस बताने हैं, कंज्यूमर को बेचोगे, रिटेलर को बेचोगे या होलसेलर को बेचोगे, तो किस किस दाम पे बेचोगे। सबको पता है कंज्यूमर पे सबसे महंगा, रिटेलर को उससे सस्ता और होलसेलर को उससे भी सस्ता, ऐसे बेचते हैं हम। व्हाट इज़ द प्रॉफिट मार्जिन इन परसेंटेज टू मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, प्रॉफिट मार्जिन कितना बन पाएगा ये भी आप मेंशन कर सकते हो। हाउ योर प्रोडक्ट विल बी पैकेज, आपको यहाँ पे पैकेजिंग के बारे में बात करनी पड़ेगी, जिसमें आप प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन तीनों वाली पैकेजिंग के बारे में बात कर सकते हो। विच चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर यू गोइंग टू यूज़, गिव रीजंस फॉर योर सिलेक्शन, आप किस चैनल का इस्तेमाल करने वाले हो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। क्या आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कौन से वाले चैनल का इस्तेमाल करने वाले हो। डायरेक्ट का करने वाले तो किस तरीके से करोगे, इनडायरेक्ट का करने वाले तो 1, 2, 3 कौन से वाले लेवल का करना है। डिसीजन रिलेटेड टू वेयर हाउसिंग एंड स्टेट रीजंस, आपने वेयर हाउसिंग के लिए क्या सोचा हुआ है, क्या आप प्राइवेट वेयर हाउस में रखना चाहते हो या गवर्नमेंट वाले में, और क्या आप खुद वेयर हाउस खरीदना चाहते हो, खुद बनाना चाहते हो या रेंट पे रह रहोगे, क्या रहेगा वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर सेलिंग प्राइस, आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लिस्ट 5 वेज ऑफ प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट, आप 5 तरीके कौन से इस्तेमाल करने वाले हो अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। एनी स्कीम्स फॉर होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, क्या गवर्नमेंट ने कोई स्कीम चलाई हुई है होलसेलर, रिटेलर या कंज्यूमर के लिए। बहुत सारी नेसेसिटी वाली आइटम्स होते हैं जैसे मेडिसिन वगैरह हो गई, तो उन सब के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स चलाता है, तो आपको पता करना पड़ेगा क्या कोई स्कीम रनिंग है क्या ऑलरेडी। व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर यूएसपी, आपकी खुद की यूएसपी क्या है। पहले आपने कॉम्पिटिटर की यूएसपी बताई थी, नाउ यू विल टेल अबाउट योर यूएसपी। यूएसपी का मतलब होता है
आपके प्रोडक्ट के बारे में स्पेशल चीज़ें, वाई पीपल शुड बाय योर प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ समबडीज एल्स प्रोडक्ट, ठीक है। व्हाट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विल यू यूज़, आप किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल करेंगे, कैसे अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुँचाएंगे। ड्राफ्ट अ सोशल मैसेज फॉर योर लेबल, आप अपने लेबल के लिए एक सोशल मैसेज ड्राफ्ट कीजिए कि मतलब आप अपने प्रोडक्ट के थ्रू क्या सोशल मैसेज सोसाइटी को देना चाहते हैं। व्हाट कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स विल यू फॉलो फॉर योर प्रोडक्ट, कौन से कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स को आप फॉलो करेंगे अपने प्रोडक्ट के लिए। व्हाट कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स विल यू फॉलो फॉर योर प्रमोशन प्लान, प्रमोशन प्लान को लेके भी आप कौन से कॉस्ट इफेक्टिव तरीके सोचने वाले हो जिससे आपके पैसे कम लगे लेकिन उसका फ़ायदा ज़्यादा हो। At this stage, the student will realize the importance of the product, concept of marketing mix and the necessary pay for. ओके इनका कहना ये है कि अगर आपने ये वाला प्रोजेक्ट किया ना तो आपको मार्केटिंग मिक्स जो आपने चैप्टर पढ़ा है, मतलब चैप्टर पढ़ा है मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसमें जो मार्केटिंग मिक्स वाला जो एरिया पढ़ा था, जो टॉपिक पढ़ा था, उसमें जो 4 पीस के बारे में आपने बात करी थी जो कि प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन थे, इन चारों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे क्योंकि इस बार तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ बुक से पढ़ नहीं रहे हो, इमेजिन कर रहे हो तुम्हारा खुद का बिजनेस है, उस बिजनेस को तुम कैसे चलाने वाले हो, किस तरह से प्रमोट करने वाले हो। और आजकल तो क्या है, 12th पास करते हैं, ग्रेजुएशन के फर्स्ट या सेकंड ईयर में ज़्यादातर बच्चे कोई ना कोई इंस्टाग्राम पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं जिसको वो स्मॉल बिजनेस का नाम देते हैं। तो बस वही मान लो तुम्हारी एक प्रेपरेशन हो रही है, काइंड ऑफ एक वो बोलते हैं ना डेमो हो रहा है, सैम्पल ले रहे हो तुम, बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। तो तुम ये सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से सीख पाओगे, ठीक है। चलो तो यहाँ हमारे 4 टॉपिक्स ख़त्म होते हैं, मतलब हमने 4 टॉपिक्स जिन पे हम अपने प्रोजेक्ट बना सकते हैं। फर्स्ट था क्या, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, सेकंड था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड था स्टॉक एक्सचेंज और फोर्थ था मार्केटिंग। और इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हमने पढ़े हैं जिन पे आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो, एंड उसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइडेड थे। तो जो भी आप चुनेंगे बस ध्यान रखिएगा आपको बस अपना 100% देना है, क्योंकि वाइवा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 8 नंबर का आपका वाइवा होता है और उसमें आपसे वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो चीज़ें आपके प्रोजेक्ट में लिखी होंगी। तो अगर आपने कॉपी पेस्ट करने का काम किया है, वाइवा में तुम अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। सो ऐसा गलती मत करना, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना सारी चीज़ें, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ लास्ट में बस कि जब तुमने ये सारी एनालिसिस कर ली है, जो भी पॉइंट्स मैंने बोले हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, अब तुम्हें इसे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कन्वर्ट करना है। देखो तुमने सारी चीज़ें सीख ली, तुमने स्टॉक मार्केट के बारे में पूरी इंक्वायरी ले ली, सब सीख लिया, लेकिन अब तुम अपने टीचर को तो बताओगे ना किसी जरिए से कि भैया मैं इतना सीख के आया हूँ, तो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के थ्रू बताओगे। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट ये बोल रहे हैं टोटल लेंथ ऑफ योर प्रोजेक्ट विल बी 25 to 30 पेजेस। अब इसमें आपकी क्लास टीचर चाहे तो चेंजेस कर सकती है। ये बोल रहे हैं ऑन एन एवरेज 25 से 30 पेजेस का आपका प्रोजेक्ट बनेगा, ठीक है। ओके 11th में इतने ज़्यादा पेजेस का नहीं बनता, लेकिन 12th में इतने पेजेस का बनेगा, ओके। बट अगेन मैं बोल रही हूँ आपकी टीचर चाहे तो इसमें चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। द प्रोजेक्ट शुड बी हैंड रिटन, प्रिंटेड वो नहीं चलेगा, आपको हाथ से बनाना पड़ेगा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। देन द प्रोजेक्ट शुड बी प्रेजेंटेड इन अ नीट फोल्डर, आपको ढंग के फोल्डर में प्रोजेक्ट को प्रिपेयर मतलब पेश करना है। अब अगेन मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन ओवर द ईयर्स मैं आपको बता रही हूँ। मेरी क्लास में जो लड़कियाँ थी ना, वो सब जब प्रोजेक्ट सबमिट करने जाती थी ना, वो इतना तामझाम करती थी, लास्ट मोमेंट तक कुछ ना कुछ चिपका रही होती थी, कुछ ना कुछ वो कर रही होती। और लड़के बिल्कुल ऐसे एटीट्यूड से जाते थे कि वहीं पे प्रोजेक्ट रखा हुआ है, सुबह लाके टेबल पे रखते थे, वहीं पे खाना वाना खाते थे, जो येलो जो भी लगता था स्टफ सब्जी का ये वो सब वो लग जाता था प्रोजेक्ट में, फिर भी जाके उसे सबमिट कर जाते थे। तो मतलब वो इतने केयरलेस होते हैं। बट यहाँ पे आपको केयरलेस नहीं दिखानी है, आपको बेसिकली अपने प्रोजेक्ट को बहुत ही नीट तरीके से पेश करना है। सब्जी वब्जी लगे हुए हाथों से या फिर समोसा उसी प्रोजेक्ट के ऊपर खाने से काम नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया तरीके से आप वो करेंगे, क्योंकि ध्यान रखिएगा 12th क्लास है, एक्सटर्नल आएगा, एक्सटर्नल ये सारी चीज़ें देखता है और उसके बेसिस पे ही आपको मार्क्स देता है। देन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी डेवलप्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। कवर पेज बनाएंगे आप, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ दूसरी वीडियो में, यहाँ पे हल्के में समझ लो, वहाँ पे फोटोज भी इस्तेमाल किए मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए। तो सबसे पहले आपका एक कवर पेज होगा जिसमें आपका मेंशन होगा कि प्रोजेक्ट किस टॉपिक पे है एज वेल एज कौन से सब्जेक्ट का है। फिर लिस्ट ऑफ कॉन्टेंट मतलब इंडेक्स जाएगा, एक्नॉलेजमेंट जाएगी, इंट्रोडक्शन जाएगा,
टॉपिक जाएगा सुटेबल हेडिंग के साथ, प्लानिंग और एक्टिविटीज डन, जो भी आपने मेन कंटेंट में किया है, जो मैंने आपको अभी तक बताया है, आपकी ऑब्जर्वेशंस और फाइंडिंग्स क्या थी, कंक्लूजन क्या है, कुछ फोटोग्राफ्स अवेलेबल तो आपको वो लगाने पड़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आपने करी है तो वो आप लगाएंगे, अपेंडिक्स और मतलब ऐसे कुछ शब्द जिनको आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए प्रोजेक्ट के बीच में, तो आप उन्हें अपेंडिक्स के बीच में मतलब अपेंडिक्स वाले पेज पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। टीचर्स ऑब्जर्वेशन, टीचर ने क्या क्या ऑब्जर्व किया वो लगाएंगे, सिग्नेचर्स करवाएंगे टीचर के। एट द कंप्लीशन ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट इट शुड बी पंच्ड इन द सेंटर सो दैट द रिपोर्ट मे नॉट बी रीयूज्ड बट इज अवेलेबल फॉर द रेफरेंस ओनली। ओके, दिस इज नॉट फॉर यू एंड इतना ही आपको ध्यान रखना है प्रोजेक्ट बनाते वक्त। अब मैं आपको बता दूं कि असेसमेंट किस तरह से होगी, आपको किस चीज़ के कितने मार्क्स मिलेंगे वो जान लो, क्योंकि वो जानना ज़रूरी है। तो आपके मार्क्स टोटल प्रोजेक्ट के लिए रखे गए हैं 20, ठीक है। 20 में से आपको इनिशिएटिव, कोऑपरेटिवनेस और पार्टिसिपेशन के मिलेंगे 2 नंबर, ठीक है। कितनी भी मेहनत कर लो 2 ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अगेन क्रिएटिविटी के साथ भी ऐसा है, अगर ज़्यादा क्रिएटिविटी भी दिखाओगे तब भी 2 ही नंबर मिलेंगे, तो क्रिएटिविटी के भी 2 नंबर रखे हुए हैं। मेन इनका फोकस है किस पे, कंटेंट ऑब्जर्वेशन और रिसर्च वर्क। क्या कंटेंट आपने लिखा है, कितने अच्छे से ऑब्जर्व किया है और रिसर्च कितना बढ़िया तरीके से किया है, इस पे आपको 4 नंबर मिलेंगे। एंड लास्ट है एनालाइज कैसे किया आपने सिचुएशन को, ये आपको कंक्लूजन जैसी चीज़ों में मेंशन करना है, तो वो एनालिसिस के आपको मिलेंगे अगेन 4 नंबर। और उसके बाद एक होगा आपका वाइवा, जिसमें आपसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी आपका टॉपिक होगा उससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे आपने प्रोजेक्ट में मेंशन किया हो कि नहीं किया हो। फॉर से मार्केटिंग आपका प्रोजेक्ट है तो मार्केटिंग चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपसे टीचर पूछ सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने चॉकलेट की मार्केटिंग के बारे में वो किया है तो वो किसी और चीज़ के बारे में नहीं पूछ सकता। मतलब ध्यान देना, जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स पढ़ के जाना। 8 नंबर का ये वाइवा होगा और टोटल इसके मिलेंगे तुम्हें 20 मार्क्स। सो 80 मार्क्स तुम्हें आएंगे थ्योरेटिकल पेपर में और 20 मार्क्स मिलेंगे तुम्हें कहाँ से, यहाँ से। मैं थोड़ा तो दूर हो रही हूँ सो दैट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए, तो आज का ये प्रोजेक्ट का वर्क और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप मैं जितनी इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे सकती थी उतनी दे पाई हूँ और तुम्हें वो सारी इन्फॉर्मेशन समझ आ भी गई है। अब बस तुम्हें अच्छे से बैठना है, तसल्ली से सोचना है कि कौन से वाला प्रोजेक्ट चुनूं मैं अपने स्कूल के लिए। एंड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। एंड विद दैट, अगर आपको लाइक रेफरेंस के लिए कोई भी चाहिए तो आप यहाँ वाले मतलब इस वीडियो की पीडीएफ्स यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्नॉलेजमेंट में क्या लिखना है, सर्टिफिकेट में क्या लिखना है, वो सारा मैं दूसरे वीडियो में बता चुकी हूँ, वो आप वहाँ से लिख लीजिएगा क्योंकि बेसिकली बच्चों को कंटेंट ही नहीं मिलता, वो आप वहाँ से ले सकते हैं वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कॉमेंट सेक्शन में लिख के बता दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।